Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I'm Monica and today we will continue our topic that is electrochemistry. देखिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हमने उसके जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने उसके यूनिट्स को स्टडी भी कर लिया था कि कंडक्टिविटी की यूनिट्स किस तरीके से अगर हम वेरी करेंगे तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स आएंगे। ठीक है, तो आज हम उन पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं जो नीट में और जो आपके बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है जो नीट 2023 में आया हुआ है। हम वही डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है तो कंडक्टिविटी ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन। इक्विमोलर का मतलब क्या होता है? सेम मोल कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब सेम मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर बात हो रही है। जैसे अगर मैंने किसी का भी 1 मोल लिया तो दूसरे का मुझे 1 मोल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। ठीक है, KCl का मुझे कंडक्टिविटी दी हुई है। कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो या फिर कंडक्टिविटी, दोनों नाम है इसके। ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको जैसे ये नाम दिया गया कंडक्टिविटी, ठीक है, तो उसका एक और नाम क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हमेशा सारे नाम आपको याद रखने, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको कांस्टेंट की जो नेम होता है वो 2 या 3 मेंशन किए होते हैं, तो आपको तीनों नेम इस तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो कंडक्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो यहाँ पर जो मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? K। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आपके पास, ये आपको लिखना है यहाँ पे, 1 मिनट, दिस इज योर आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा। फाइन, तो कापा की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? 0.0210 पर ओम पर सेंटीमीटर। देखो जब मैंने आपको यूनिट्स करवाई थी तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको ज्यादातर पर सेंटीमीटर या फिर मीटर में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो पर ओम पर सेंटीमीटर, मोस्टली जितने क्वेश्चंस होंगे ना पर ओम पर सेंटीमीटर मिलेगा, या फिर पर ओम की जगह साइमन भी लिखा मिल सकता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको S भी लिखा मिल सकता है, साइमन पर सेंटीमीटर भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो वहां डाउट नहीं क्रिएट करना है। And the resistance of this cell containing the solution at 25 डिग्री सेल्सियस 60 ओम। देखो यहाँ पर अब रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? दैट इज योर R, रेसिस्टेंस इज योर 60 ओम। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, अब आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें सोचा करो। जैसे सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट मैंने बताया था हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, वो डिफर नहीं करती। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? सेल कांस्टेंट, यानी मैंने उसको G* लिखा था, कुछ भी लिख सकते हो जो आपके बुक में मेंशन हो। ठीक है, एक्स लिख सकते हो, G*, मोस्टली आपको G* ही लिखा मिलता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है? L/A। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फाइन करना है तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? R इज इक्वल टू ρL/A। मान लेते हैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आपको चीज पता ही है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे? सिंपल है बिल्कुल। क्या करना है? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करो? रो को इस तरफ ले आओ, R को यहाँ ले आओ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? L/A, तो इसको तो कुछ चेंज करो ही मत फिलहाल। तो यहाँ पर 1/ρ आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? 1/R। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया? यहाँ पे 1/ρ 1/R और L/A एज इट इज। तो मुझे क्या निकालना है? L/A की वैल्यू निकालनी है। फाइन, तो 1/ρ यानी 1 रेसिस्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। डेट मीन्स मुझे क्या मिल गया यहाँ से? K। दिस इज योर K। ओके, एंड 1/R इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है, लेकिन देखो कंडक्टेंस तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे, यहाँ रेसिस्टेंस दिया हुआ, तो मैं 1/R को एज इट इज लिख देती हूँ। फाइन, तो 1/R इंटू L/A। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, लेकिन पता है क्या होता है? मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ इस तरीके से करना, क्योंकि इसमें आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कई बार फॉर्मूला में क्या होता है? आप डिवाइड और इंटू कुछ और कर देते हो, तो वो गलत वहां होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो याद करो, एक फॉर्मूला याद है ही, उससे आप डिराइव 1 सेकेंड में कर लोगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो here kappa is your 0.210। ठीक है,
वैल्यूज को पॉइंट, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व अपने आप कर लेना, ठीक है। 1/r क्या लिखोगे, 1/60, ठीक है। एक काम और करा करो साथ साथ में, आप क्या किया करो, यहाँ पर जो भी वैल्यूज होती है ना, जो आपने पुट कर दी, साथ में यूनिट्स मेंशन किया करो। देखो जैसे पॉइंट दिया, आप इसके साथ क्या मेंशन करना है, पर ओम, पर सेंटीमीटर एंड हियर ओम, ठीक है। हमें साथ में लिखोगे तो उससे क्या होता है, जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो ना, उसकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आती है विद यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ देखो, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 0.0210 इंटू 60। अब देखो यहाँ से ओम से तो पर ओम जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, पर सेंटीमीटर। तो यानी कि जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, डेट इज योर L/A इज योर सेल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से कितनी वैल्यू भी निकाल, इज योर 1.26 पर सेंटीमीटर। देखो साथ में मेंशन करने का फायदा यही होता है यूनिट्स को, जो भी वैल्यू दी है उसकी यूनिट साथ में लिखो, और जो फाइंड आउट करना उसकी एज इट इज आपका वैल्यू प्लस यूनिट, क्योंकि यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो दैट इज योर सेल कांस्टेंट। क्योंकि देखो कोई चीज सीख रहे हो तो बहुत अच्छे से सीखो, अदरवाइज क्या होता है, हाफ तो कोई भी सिखा देगा आपको, है ना, वो तो आप खुद भी कर सकते हो इतना। तो दिस इज योर वैल्यू, ओके। तो आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ना, तो इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन ये जरूर है कि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं अगर आपको समझ में आई है चीजें, तो बहुत कम है। अगर आप मेरे 2 लेक्चर प्रीवियस देख लोगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज, और आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर नंबर 2। अब देखो यहाँ पर तो मोलर कंडक्टिविटी, अब देखो जो जो दिया रहता है ना, सबसे पहले क्या किया करो, जो भी गिवन चीजें होती हैं उनको पहले लिखा करो, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले पुट किया करो। जो मोलर कंडक्टिविटी है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी दी हुई है आपको कितनी, यानी कापा की वैल्यू दी हुई है। देखो सीमन पर सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, पर ओम पर सेंटीमीटर। सीमन पर सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रो आपकी कंडक्टिविटी की या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, ठीक है। तो वो यानी कि कापा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5.76 इंटू 10 की पावर -3 सीमन पर सेंटीमीटर। इसी चीज को, सीमन पर सेंटीमीटर को पर ओम पर सेंटीमीटर भी गिवन हो सकता है, ठीक है। ये कापा की वैल्यू है, और ये देखो ये क्या दिया हुआ है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने कहा था ना, ये जो आपका यूनिट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि मोल तो समझ में आता है कि नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट है, बट डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, जो मेरे पास क्या होता है, यहाँ बता देती हूँ आपको, जो 1 लीटर होता है ना, वही 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। आई समझ में। तो जो वॉल्यूम है यानी कि 1 लीटर ही गिवन है एक तरीके से आपको, ठीक है ना। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होगी, मोलैरिटी की, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास कंसंट्रेशन गिवन है, वो कितनी है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये पता होना चाहिए। और 1 लीटर में ही 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 की पावर -3 लीटर होता है। तो ये चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए तीनों, क्योंकि हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में जहां से आपकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो अब देखो ये 2 चीज आपको पता चल गई। अब मुझे निकालना क्या है, देखो ध्यान से, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस, हमने लिख लिया वो, एट 298 केल्विन फिक्स टेम्परेचर के ऊपर कितनी होगी वो लिखो। तो यानी कि मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। अब देखो फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया है कि यूनिट्स अगर आपके कापा की वैल्यू सीमन पर सेंटीमीटर में, तो आप कैसे लिखोगे। देखो ध्यान से, पूरा डेरिवेशन करा चुकी हूं मैं। मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, कापा इंटू 1000 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास जो कापा की वैल्यू वो सीमन पर सेंटीमीटर में है, ये पर ओम पर सेंटीमीटर में भी हो सकती थी, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नीचे क्या है, कंसंट्रेशन आएगी, C लिख लो, M लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बट लेकिन इंडिकेट कर दिया करो, जब भी कोई चीज लिखते हो ना, जैसे C लिखा तो लिखना चाहिए कंसंट्रेशन, तो उससे क्या होता है आपके मार्क्स कट होने के चांसेस कम होते हैं, खासकर प्री बोर्ड में। कंपटीशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, कंपटीशन सीधा आपको आंसर टिक करके आना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। बट आजकल सब्जेक्टिव आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए सब्जेक्टिव भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिस इज योर कापा की वैल्यू लिख लो 5.76 इंटू 10 की पावर -3 सीमन। और मैंने आपको बोला ना कि आप हमेशा यूनिट्स को साथ में मेंशन कर दिया करो, ठीक है।
इंटू 1000 क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, और नीचे मोलैरिटी जो आएगी वो आपकी कंसंट्रेशन वो क्या आएगी 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब डेसीमीटर क्यूब को मैं लीटर भी लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ से जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आएगी यहाँ से सॉल्व कर लेना उसको क्या आता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को मैं लीटर लिख सकती हूँ ना, ठीक है। और वही जब मैं लीटर लिख के सॉल्व करवाया था आपको, जब पूरा मैंने यूनिट मेंशन करवाई थी, तो 1 लीटर को हमने क्या लिखा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 वहीं से आया था आपका ये, और सेंटीमीटर क्यूब आ गया था, है ना। तो वहां से मैंने जब यूनिट को सॉल्व किया था तो आपके पास आंसर क्या आया था यूनिट में, पिछले लेक्चर में देखना। तो यहाँ पे 11.52 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो ध्यान से, अगर नहीं पता तो भी बता देती हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या था आपके पास सीमन है पर सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास पर मोल आ जाएगा यहाँ से, और डेसीमीटर क्यूब है आपके पास, ठीक है। तो ऊपर लीटर कैसे बन जाएगा, लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सीमन, इन दोनों को मिला हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर पर मोल। तो यहाँ से आपके पास यूनिट बन के आती है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से कट करके क्या आएगा 11.52 आंसर आ जाएगा, फाइन। और ये वाला क्वेश्चन आपका ना एनसीईआरटी में भी है, जो न्यू वाली एनसीईआरटी आपको उसमें देख लेना, और एपीएमटी मतलब कि पीएमटी में भी दे रखा है आपका 2016 में आया हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 15 मोलर सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, या कॉलेज 2012 और 10 में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है 15 मोलर सॉल्यूशन की, यानी मुझे मोलैरिटी दी हुई, सिंपल है ये, बहुत पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपका ये, ठीक है। यानी मोल पर लीटर है ये सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 138.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मुझे बताओ, देखो वैसे तो बोला हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन अगर यूनिट दी हो तो आपको पता चल जाएगा ना मोलर कंडक्टिविटी ही है। तो दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी, हेयर इज 138.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फाइन। अब कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, मुझे कापा की वैल्यू निकालनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कंडक्टिविटी नहीं पता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही नहीं पता, तो आप कैसे बताओगे कि मुझे निकालना है क्या, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर वही पुट करनी है वैल्यूज, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, आपको निकालने कापा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखना आपको, बाकी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते आपके, ठीक है। दिस इज योर मोल पर लीटर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास यूनिट वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये 138.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कापा की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या निकल के आएगी 138.9 सीमन इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1000। अब मुझे पता ही है ये पर ओम पर सेंटीमीटर में निकलेगा, पर यहाँ सीमन दिया हुआ ना तो सीमन ही आएगा, ठीक है ना, पर ओम मत करना उस टाइम पे। वैसे तो इक्वल ही होते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, सीमन में आंसर निकालना, ठीक है। तो इसको अगर सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आ जाएगा कापा की वैल्यू। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ना 1.5 है, इसको करेक्ट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आपका उससे अकॉर्डिंग आया हुआ है, ठीक है। ओके, तो क्या आ जाएगा, इस 0.208 इसका आंसर आ जाएगा, और सीमन पर सेंटीमीटर। तो आई होप ये भी तो कर लोगे आप, कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। मैं जैसे बताऊंगी कैसे आपको सोल्व करना है चीज़ों को। नेक्स्ट है आंसर योर 4। अब देखो जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशन, यानी कि मुझे कंसंट्रेशन दी, यानी कि मोलैरिटी दी हुई, कितनी दी हुई है 0.05 मोल, ठीक है। किसकी, KOH सॉल्यूशन की है ये, KOH सॉल्यूशन। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑफ लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, और ये दिस एरिया इज इक्वल, एरिया दिया हुआ है, ये एरिया इज इक्वल टू, एरिया तुम्हें दिया हुआ है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ दिस ये आपको क्या दिया हुआ ओम में, देखो ओम किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ ओम, फाइन। तो इसकी रेसिस्टिविटी निकालो, कंडक्टिविटी, मोलर, सब कुछ निकालना आपको इसके अंदर, ठीक है। सिंपल है ये तो बिल्कुल। अब देखो ध्यान से कैसे करना है, वही फॉर्मूला लगाओ, R = ρ L/A, फाइन।
अब देखो यहाँ पर चीजें क्या क्या है वो पुट अप करेंगे पहले हम, ठीक। मुझे एल पता है, ए पता है, आर पता है, तो यहाँ से रेसिस्टिविटी निकल आएगी। क्या निकल के आएगी? आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। तो हेयर आर इज योर 5000 लिख दूं क्योंकि 5 × 10⁻³ है, ठीक है। ओम एरिया कितना है? ये है ओम। एरिया कितना दिया हुआ है? 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे लेंथ कितनी दी हुई है आपको? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसको कट कर लेना, ठीक है। ये आंसर कितना आ जाएगा? 62.5। ओके, तो रेसिस्टिविटी कितनी आ जाएगी? 62.5। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया आपका, तो ओम सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज योर रेसिस्टिविटी। फाइन, इसका निकालना है। रेसिस्टिविटी आपके पास आ चुका है, दिस इज योर रेसिस्टिविटी। फाइन, आपको निकालना है कंडक्टिविटी यानी कापा। कापा की वैल्यू सिंपल है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज योर कंडक्टिविटी। फाइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/62.5 ओम सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.016 पर ओम पर सेंटीमीटर। देखो साथ में यूनिट मेंशन करने का यही फायदा है, ठीक है। फिर लास्ट आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? मोलर कंडक्टिविटी निकालना कापा इंटू, अगर सेंटीमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या आएगा? कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कापा कितना आ गया मेरा? 0.016, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.05, ठीक है। और यहाँ से जो निकल के आएगी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू वो कितनी आएगी? देख लो यहाँ से ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे 100 से नीचे यहाँ 1000 कर दूं, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 100, ओके, और यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 320 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपके पास इसका मोलर कंडक्ट, ठीक है। इजी था आई थिंक ये, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है ऑल इंडिया 2020 में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कहीं ना कहीं पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सॉर्ट आउट करते हैं इसके अलावा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। कितनी दी हुई है? 150 सीमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या तो आपको लिखा देगा, अदरवाइज आप समझना सिंबल क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कोई फॉर्मूला लगाना आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि जो आपके पास इक्विवेलेंट, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिराइव भी करवाया हुआ है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, करवाया था ना आपको ये। तो बस यही पुट करना आपको। यहाँ पर क्या है ना, AB3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो AB3 क्या होता है, कैसे डिसोशिएट होगा? A3+ B नेगेटिव, तो ये इस तरीके से कुछ डिसोशिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये आई थिंक आपको आई होप आपको ये डिसोशिएट करना आता होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है कैटायन पर और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है एनायन पर। दोनों सेम ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास जो पूरा कंपाउंड होता है टोटल वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है ना इसके ऊपर, है ना। तो यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। फाइन, तो यानी कितना? 3। और दूसरी बात, एन फैक्टर के अंदर कभी पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है, तो वैलेंसी आता है, ठीक है। वैलेंसी दी होगी तो वो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, मतलब अगर कोई मेटल होगा तो उसकी वैलेंसी आ जाएगी, सिंपल। अदरवाइज यहाँ पर क्या है, कंपाउंड के अंदर कैटायन पर चार्ज इतना है, फिर एनायन पर किसी पर एक पर देख लो, वही आएगा एन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी कितना है आपके पास? 150, और आपके पास एन फैक्टर कितना आएगा? 3। तो यानी कितना आ जाएगा? 50 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। एन फैक्टर की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी की यूनिट एज इट इज आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने आपको क्यों करवाया, क्योंकि आपको मैं करवा चुकी हूँ, तो उसी से बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि कैसे आप करोगे। नेक्स्ट है आंसर 6। अब यहाँ पर क्या देखो,
आयरन सल्फेट दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ, अदरवाइज कई बार आपको आयरन सल्फेट लिख के दे देगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है Fe पर +3 चार्ज भी हो सकता है, +2 चार्ज भी हो सकता है, लेकिन सल्फेट पे कितना होता है -2, है ना। तो इसको डिसोशिएट कर लो, Fe2SO4 थ्राइस, तो किसी का भी दे सकता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 9, अगर इसको नहीं पता हो 9th की बुक उठा के देख लो, 9th की बुक में सब कुछ दिया हुआ है, या फिर 10th की बुक, तो उनमें दिया रहता है सब कुछ, ठीक है। अदरवाइज आपको थोड़ा बड़ा ही दिया जाएगा। ये कितना आ जाएगा, देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये 3 पॉजिटिव और यहाँ पे 2 नेगेटिव, जिसको नहीं भी आता, ठीक है ना। SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब किसी बच्चे को ये चीजें नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से ये किस तरीके से बनता है, मुझे पता है सल्फेट पर -2 चार्ज होता है और Fe पर कितना होता है +3, तो यहाँ पर Fe2SO4 थ्राइस इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, सिंपल है ये तो। अब इसको छोड़ो, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखो टोटल पॉजिटिव आपको +3 दिख रहा है ऊपर, लेकिन कभी ऐसे नहीं लिखना है। देखो ध्यान से, जितना कोफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, इससे मल्टीप्लाई होके आता है, यानी कि +6 चार्ज होगा टोटल। यहाँ पर देखो ऊपर है ना, यहाँ 1 था तो 1 × 3 3 आ रहा था, 3 × -1 -3 आ रहा था, है ना। तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 3 × 2 कितना आ जाएगा -6, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है आपको, क्योंकि आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है, आपको चार्ज पहचानना आना चाहिए कितना आया है, ठीक है। जब हम करेंगे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ ΔG - NFe होता है उसकी वैल्यू, तो आपको एटलीस्ट n की वैल्यू पता होनी चाहिए कहाँ से क्या आ रही है, नहीं तो क्या है ना क्वेश्चंस वहीं गलत हो जाते हैं। और सबसे हार्ड माना जाता है इस चैप्टर को, बट मैं कहती हूँ सबसे आसान चैप्टर, अगर मेरी आप सारी वीडियोस को फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जब का छूट जाएगा किसी भी टॉपिक से। इसमें +6 है, हियर इज -6, ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी शेयर कर दूंगी जिससे आपको थोड़ा मेमोराइज करने में दिक्कत नहीं आएगी, फाइन। तो यहाँ देखो आंसर 6 में क्या करना है, अब आपको पूछा क्या गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो, सिंपल है, वही निकाल लो, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा। आंसर मुझे यही लिख के आना है। अब मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो निकाल लेना, अदरवाइज क्या है ऐसे छोड़ देना, ठीक है। कई बार क्योंकि ये वाली जो एम की वैल्यू होती है ना मोलर कंडक्टिविटी की, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर होती है, जो आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करनी होती है, खुद से नहीं लिखते आप, ठीक है। आंसर 7 लिख लेते हैं। देखो अब ध्यान से, इफ x इज द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस नहीं होता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। यानी क्या होता है, रो कितना दिया हुआ है x, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड y इज द मोलैरिटी, y इज द मोलैरिटी क्या दी हुई है, y मोल पर लीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी दी हुई, ठीक है। एंड आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, फाइन, सिंपल है। देखो ध्यान से मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको, K × 1000, अगर हम सेंटीमीटर मान के चलते हैं तो ऐसे कर देंगे, फाइन। अभी हमको कुछ पता नहीं है सेंटीमीटर क्या है, तो हम सेंटीमीटर मान के कर लेते हैं उसको, ठीक। मोलैरिटी, अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर मुझे ये निकालना है, मोलैरिटी तो मुझे पता है क्या है, मोलैरिटी Y है, ठीक। लेकिन कापा नहीं पता मुझे, कापा निकाल लें। कापा कैसे निकालोगे, देखो कापा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर, अभी आपको मैं कैसे डायरेक्ट पुट कर दिया, रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी रिलेशनशिप इनवर्सली रिलेशन होता है ना, तो यानी सॉरी इसको इक्वल लिखना है क्योंकि इक्वल ही होता है एक तरीके से, है ना। तो कापा इज इक्वल टू 1/x आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है, x दी हुई है, बस फॉर्मूले में पुट कर दो यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ तो कापा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x है यहाँ पर, है ना। तो 1/x करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस तरीके से, है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या पुट करना है, क्या कापा की जगह पुट कर दो 1/x, तो आंसर क्या निकल जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगर मैंने सेंटीमीटर मान के किया है तो, और इसकी यूनिट मेंशन कर देना, ठीक है, क्या आएगी, पर ओम, सॉरी ये तो आपकी वो निकल के आई है ना वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, है ना, दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू। तो इसकी क्या आ जाएगी, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू लिख देना, सेंटीमीटर मान के किया है, मीटर मान के कर तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है, वो आपको मेंशन करना होगा। अब नेक्स्ट है आंसर यहाँ पे क्वेश्चन 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 0.1 मोलर। अब मुझे पता है कंसेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.1, ठीक है। रेसिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, लिखते जाओ बस, ठीक है।
अंडरलाइन कर लिया करो। इन अ कंडक्टिविटी सेल एस 290 कैन इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ दिस सेल इज दिस, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है यानी जी स्टार कितना दिया हुआ है 1.29 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी निकालो KCl की कितनी होगी। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो उसको। अब देखो यहाँ पे मुझे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है कापा इंटू, अब जहाँ सेंटीमीटर आ गया 1000 तो मुझे करना ही है ना। देखो सारी सेंटीमीटर में मोस्टली, कई बार मीटर में होगा तो देख लेना उसको। मोलारिटी तो ठीक है, कितनी दी हुई है 0.1 गिवन है। कापा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने वही करना है, R इज इक्वल टू रो L/A। L/A दिया हुआ है 1.29, ये L/A है, ठीक है, सेल कांस्टेंट। तो ये कितना दिया हुआ है 1.29, फाइन। तो R की वैल्यू अगर मैं इसको वही वही कर लेती हूँ, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, कंडक्टिविटी सेल एट द सोल कांस्टेंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निकालूंगी मैं, 1/रो यहाँ लिया हूँ, 1/R यहाँ लिया हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/रो, यहाँ पे 1/R आ जाएगा, यहाँ 1/रो आ जाएगा। दिस इज योर L/A, फाइन। तो यहाँ से हम निकालते हैं 1/रो क्या आ जाएगा कापा, मुझे कापा ही चाहिए ना, ये वाली टर्म चाहिए मुझे, तो कापा निकालिए, इसको कापा बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स होता है ना 1/R इंटू L/A, तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, K इज इक्वल टू 1/100, R आ जाएगा ना, L/A कितना दिया हुआ 1.29, फाइन। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, कापा की। इसको लिख लेना पर ओम पर सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो कापा की वैल्यू आएगी वो देख लेना कितनी आएगी। यहाँ पर, यहाँ कापा की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। तो इसको पुट कर दो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में, कितना आ जाएगा 1/100 इंटू 1.29 इंटू 1000, ठीक है। यहाँ पुट करना है, कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना इसको, कितना आता है देख लेना, 12.9 आएगा, 0.1 आएगा, यानी 129 आ जाएगा C1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये आंसर फाइंड आउट कर लेना, बस आपको एक अप्रोच सिखानी थी, क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सारा क्लियरिटी बनी होगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सिमिलरली इन्हीं की तरह होंगे, तो आपके लिए इतने इनफ है क्वेश्चंस करने, उसके बाद आपका सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।